तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग देखते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो बच्चों ली चैटलियर्स ली चैटलियर्स ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आज का हमारा ये टॉपिक है और इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चों हमें ये बात यहाँ से समझना है कि ये जो प्रिंसिपल है वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूजफुल है ना। और इकोनॉमिकली ये किसी मीन्स हम इस रूल को यूज करके हम किसी भी प्रोडक्शन को इकोनॉमिकली फ्रूटफुल बना सकते हैं, है ना। मीन्स कम खर्चे में हम प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं अगर हम इस लॉ का यूज करें तो, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मीन्स कम पैसे में हम किसी भी प्रोडक्ट को हम फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें एनर्जी का यूज भी हम मिनिमम कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर हम एक पॉइंट इसमें लिख दें तो इट इज दिस लॉ इज यूजफुल, है ना। एक पॉइंट अगर हम लोग ये लिख दें दिस प्रिंसिपल दिस लॉ इज यूजफुल this law is useful to make this law is useful to make product formation is useful to make the product formation more economical, है ना। This law is useful to make product formation more economically, है ना, more economically। क्या सेंस है बच्चों? दिस लॉ इज यूजफुल टू मेक प्रोडक्ट फॉर्मेशन मोर इकोनॉमिकली बाय एनी रिएक्शन बाय एनी रिवर्सिबल रिएक्शन शॉर्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को यहाँ कंसीडर करेंगे। जैसे 3H2 + N2 + N2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस NH3। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है तो इसे अधिक कम पैसे में मीन्स ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट हम इस लॉ को यूज करके बना सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये रूल को जानते हैं तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये होगी,
अगर हम इस अमोनिया के फॉर्मेशन में, हम सबको ये पता है कि मिलियंस ऑफ टन्स, है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन, इस अमोनिया का फॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड अमोनिया फॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड अमोनिया फॉर्मेशन, NH3 फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ टन्स है ना, मिलियंस ऑफ टन्स है। और इसका यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर में, मिलियंस ऑफ टन्स है ना। तो इसका यूज कहाँ, अमोनिया का यूज कहाँ पर होता है? NH3 का यूज स्पेशली फर्टिलाइजर में होता है, फर्टिलाइजर में होता है। तो जहाँ पर पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, उर्वरक को बनाने के लिए, तो वहाँ पर अगर हम जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें अगर हम बहुत थोड़ा सा भी कम कर पाए तो टोटल जो बचत होगी, जो टोटल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में जो कटौती होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हम आपसे इस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मान लो कि एक हम कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ऐसा अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है तो एक समय के बाद हम सभी को पता है कि इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये चीज हम लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि इस समय दोनों का जो कंसंट्रेशन है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाता है। दोनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो चीज आ गई, तो ये विशिष्ट रूप से ये आने के पीछे कंडीशंस है ना। एक फिक्स कंडीशन है, फिक्स्ड कंडीशन है। मीन्स जब ये इक्विलिब्रियम आया तो उस समय एक फिक्स्ड कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है? तो वो कंडीशन फिक्स्ड में एक ये है बच्चों की, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय फिक्स्ड कंडीशन में टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। टेम्परेचर क्या है? फिक्स्ड है। और क्या फिक्स्ड है? कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, कंसंट्रेशन भी फिक्स्ड है। और क्या फिक्स्ड है? प्रेशर भी फिक्स्ड है, प्रेशर भी क्या है? फिक्स्ड है। तब ये आया है। अब इसमें से किसी भी फैक्टर को, मीन्स ये रिएक्शन कंडीशन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर हैं, इन सब को हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन कंडीशन, है ना। वो रिएक्शन कंडीशन जिस पर के इक्विलिब्रियम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये फैक्टर्स हैं। रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन को रेगुलेट करने वाले फैक्टर हैं। फैक्टर्स रेगुलेटिंग रिएक्शन कंडीशंस, फैक्टर्स रेगुलेटिंग रिएक्शन कंडीशंस, फैक्टर्स रेगुलेटिंग रिएक्शन कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं ये इसके इक्विलिब्रियम को भी चेंज करेंगी, है ना। ये सारे फैक्टर
इस सभी फैक्टर से हम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। इसकी के इक्विलिब्रियम को इस सभी कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। बी कैन डिस्टर्ब, है ना, बी कैन डिस्टर्ब। हम जो है इन सभी जो फैक्टर हैं इनसे इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में ली चैटलियर का प्रिंसिपल है। तो ये बच्चों प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर चुकी है तो उसमें जिस भी फैक्टर के द्वारा उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे, जिस भी फैक्टर के द्वारा उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और ये शिफ्ट इस प्रकार से होगा कि जिससे उसके फैक्टर के इन्फ्लुएंस को वो या तो खत्म कर दे या तो मिनिमाइज कर दे, है ना। जैसे अगर हम इस लॉ को लिखना चाहें तो इफ एनी रिएक्शन, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ एनी रिएक्शन, इफ एनी रिएक्शन हैज अचीव्ड, हैज achieved, if any reaction has achieved equilibrium state, equilibrium state, अगर if any reaction has achieved equilibrium state, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर चुकी है तो इस कंडीशन में उसके लिए एक फिक्स के इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, कि इक्विलिब्रियम की एक फिक्स वैल्यू बन चुकी होगी। इफ एनी रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इफ बी डिस्टर्ब and if be disturbed and if be disturbed this equilibrium state, this equilibrium state by using any one of the factor, by using any one of the factor। अब ये कौन कौन से फैक्टर, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, है ना। इफ एनी रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट and if we disturb this equilibrium state by using any one of the factor, pressure, temperature and concentration, then equilibrium will shift, then equilibrium will shift so as it can minimize so as it can minimize, it could, so as it could minimize the effect of factor, if any reaction has achieved equilibrium state
and if we disturb this equilibrium state by applying any one of the factor, pressure, temperature, concentration, चाहे जो भी, then equilibrium will shift so as it could minimize the effect of factor ORR. ORR. It could finish the effect of factor. It could finish the effect of factor. अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर जैसे मोटी बातें ये आप समझ लें, इस प्रकार से इस लॉ को हम, इस प्रिंसिपल को हम लिख सकते हैं। एक बार हम फिर से जल्दी से इसको समराइज करते हैं। हमारा टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हमने यहाँ पर लिखा है दिस लॉ इज यूजफुल टू मेक प्रोडक्ट फॉर्मेशन मोर इकोनॉमिकल by reversible reaction, है ना। This law is useful to make product formation more economical, है ना। तो किसी भी रिएक्शन में, इसे आप फिर से समझें, कोई भी एक जो रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में कम पैसे से उसकी फेवरेबल कंडीशन को समझ करके हम कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, उसके लिए ये लॉ यूजफुल है। दिस लॉ इज यूजफुल टू मेक प्रोडक्ट फॉर्मेशन मोर इकोनॉमिकल बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अब जैसे इसमें हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि वर्ल्ड वाइड अमोनिया का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ टन है और अमोनिया का यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर को बनाने में। तो हम अगर इसकी प्रोडक्शन कास्ट को थोड़ा भी कम कर सकेंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में हम पैसे को बचा सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ये लिखा, इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखा गया, तो ये के इक्विलिब्रियम जो लिखा जाता है उसके लिए कोई फिक्स कंडीशन होती है। मीन्स जब ये लिखा जा रहा है तो टेम्परेचर भी उस समय का फिक्स है, कंसंट्रेशन भी उस समय का फिक्स है और प्रेशर भी उस समय का फिक्स है। मीन्स अगर ये फिक्स नहीं हो तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। बहुत सीधी सीधी बातें हैं कि अगर ये सब फिक्स नहीं हो तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रेगुलेटिंग द रिएक्शन कंडीशन, है ना। तो रिएक्शन कंडीशन को ये फैक्टर क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और ये सभी फैक्टर का यूज करके, इन सभी फैक्टर को अप्लाई करके हम इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को, इसकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकते हैं कुछ समय के लिए। वैसे तो हम सभी को पता है कि रिएक्शन के लिए ये चीज़ फिक्स होती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ये बात हर बार टीचर बता ही देता है। ला ये क्या कहता है? इफ एनी रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर कोई रिएक्शन है जिसने इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया है, इसका मतलब ये सारी कंडीशंस उसके लिए बिल्कुल लागू हो गई हैं इक्विलिब्रियम स्टेट आने पर। और इफ वी डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम स्टेट बाय अप्लाइंग एनी फैक्टर, बाय यूजिंग एनी फैक्टर, एनी वन ऑफ द फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। अब जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन है तो हम इसका टेम्परेचर ही बढ़ा दें,
प्रेशर बढ़ा दें या कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट आया हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये रिएक्शन स्वयं अपने आप इसमें एक शिफ्ट होगा। वो शिफ्ट क्यों होगा? जिससे चाहे जिस भी फैक्टर का जो इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है, इसको मिनिमाइज कर सके या तो खत्म कर सके, क्योंकि ये पुनः उसी वैल्यू को क्या करेगा, प्राप्त करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन में। तो आइए हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल लेकर के इन चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं, राइट। तो इस लॉ को इस प्रकार से लिखा, पढ़ा और समझा जा सकता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे, और पहले हम अपने पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये प्रिंसिपल दोनों प्रकार के इक्विलिब्रिया पर अप्लीकेबल है, फिजिकल इक्विलिब्रिया पर और केमिकल इक्विलिब्रिया पर, दोनों प्रकार के इक्विलिब्रिया पर अप्लीकेबल है। तो हम एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे आपके साथ, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। मेन चीज समझना है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करने के लिए कौन सी कंडीशन है, और रिएक्टेंट फॉर्मेशन को, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करने के लिए कौन सी कंडीशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करने के लिए कौन सी कंडीशन है। ये चीजें हम धीरे धीरे इसमें समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे हम इसी अमोनिया का एग्जाम्पल लेंगे, और अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि रिएक्शन का नेचर दो ही टाइप का होता है, या तो वो एंडोथर्मिक होती हैं या तो वो एक्सोथर्मिक होती हैं। तो इसमें जो है हम दोनों कंडीशन को देखेंगे। यहाँ के छोटे छोटे स्टेटमेंट ही क्वेश्चन के रूप में बन करके पूछे जाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई और नीट में भी, और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। ये रूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शुरू के एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे कि जितना भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है सब में ये रूल लगेगा। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब भी चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी आपको कि दिस विल, इट इज यू, मतलब कि ये प्रोसेस जो है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, मीन्स ये प्रिंसिपल, हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि ये प्रिंसिपल जगह जगह पर बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, ये बुद्धिमानी की बात होगी। तो आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल को लेकर के इसके सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहला ले लिया, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहला ले लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इसमें जो है हम प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन सभी के इफेक्ट को समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैसे पड़ रहा है, और किसी फैक्टर के चेंज होने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन वही N2 प्लस 3H2, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ट्वाइस NH3, ये सब कुछ क्या है, गैसियस स्टेट में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए
तो फिर प्लस एनर्जी, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी के लिए आप ये पॉइंट समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब इसमें पहले फैक्टर ए को हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रेशर को। तो प्रेशर का क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हुई होगी तो एक ऐसा समय बना होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी होगी, तो फिर इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखा भी गया होगा। तो के इक्विलिब्रियम NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3। तो ये इस प्रकार से लिखा गया होगा। फिक्स्ड रिएक्शन कंडीशन पर इसकी वैल्यू फिक्स रही होगी। एट फिक्स्ड रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन में विशेष रूप से, रिएक्शन कंडीशन में विशेष रूप से हम तीन चीज को देखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो एट फिक्स्ड रिएक्शन कंडीशन पर इसकी वैल्यू क्या रही होगी, फिक्स रही होगी। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रही होगी, फिक्स्ड रही होगी। वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम ये फिक्स रही होगी। तो इस पर कैसे सभी फैक्टर का इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रेशर कैसे इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रेशर का इन्फ्लुएंस इस रिएक्शन पर कैसे होगा। तो पहली हेडिंग हम इसमें ले लेंगे प्रेशर, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब हमारे पास यहां पर दो कंडीशन जनरेट होगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ये हमारी पहली हेडिंग। तो इसको हम लिखते भी हैं थोड़ा सा। ए पहली हेडिंग हमारी हो गई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम सभी को पता है कि यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम प्रेशर को बढ़ाएं। पहला ऑप्शन है इसमें नंबर 1 कि हम प्रेशर को क्या करें, बढ़ाएं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है प्रेशर को हम कम करें। तो दोनों सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सिचुएशन की बात करते हैं, नंबर 1 सिचुएशन की बात करते हैं। हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। तो प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस NH3। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे बच्चों, तो इस ये है रिएक्टेंट साइड, अब हम इसको मानेंगे, है ना। ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है। और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो डायरेक्शन है, अब आप फुल फॉर्म भी लिखेंगे जहां आप जरूरी समझेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन है। और हम सबको पता है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन है। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाने से बच्चों क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 मोल है। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 4 है। और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 2 है ना।
तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम की क्या टेंडेंसी होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट की टेंडेंसी होगी कि प्रेशर को रिड्यूस करे, है ना। इससे ये दोनों सिचुएशन को देखते हुए इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस प्रेशर। हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम स्टेट की टेंडेंसी इसके अपोजिट होगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट has tendency to reduce the pressure। तो ये चाहेगा कि प्रेशर को कम किया जाए। तो कैसे कम करेगा, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो मींस प्रेशर कम कैसे होगा, क्योंकि इस तरफ 4 मोल है और इस तरफ 2 मोल है। तो अगर हम प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल जिस तरफ है उस अमाउंट को कम किया जाएगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट जब बढ़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम यही चाहेगा। अभी जैसे हम लोगों ने लिखा कि जिस भी फैक्टर से हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे उसके अपोजिट काउंटर एक्ट करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट, जिससे कि उसके इंपैक्ट को या तो वो खत्म कर दे या तो मिनिमाइज कर दे। तो इसका सेंस ये हुआ कि चूंकि ये 4 मोल है तो रिएक्टेंट साइड की वजह से ये सिस्टम ज्यादा प्रेशर फील करेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में शिफ्ट होगा और वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम यहां से इक्विलिब्रियम स्टेट तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंडीशन जो है क्या होगी, प्रेशर इंक्रीज करने पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन को ये फेवर करेगा। तो दिस कंडीशन विल फेवर दिस कंडीशन का मतलब क्या है, प्रेशर को जो इंक्रीज करने वाली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस कंडीशन विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा तो प्रेशर रिड्यूस करेगा। मीन्स इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। मींस प्रेशर को बढ़ाने पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करेगा। इन दिस कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन will be favored। in this condition forward reaction will favor। in this condition forward reaction occurs। अब बच्चों इन सारी बातों को एक ही सेंटेंस में बोला जा सकता है, एक ही वर्ड में बोला जा सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड छोटे छोटे सेंटेंस ये अगर आप एक से अधिक बार लिख लेते हैं या एक बार लिखते हैं और उसको सोचते हैं तो ये दिमाग में आपके सेट होगा, नहीं तो फिर ये मुश्किल लगने लगता है। और अगर आप तो इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा,
रिजल्ट ये आएगा कि प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जो प्रेशर हमने बढ़ाया था वो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसका रिजल्ट इम्पैक्ट ये पड़ेगा। प्रेशर जो हमने बढ़ाया था वो प्रेशर घट जाएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट जो बीच बीच में लिखे जा रहे हैं, इन सभी की मीनिंग एक ही है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें किसी भी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। तो जब आपकी समझ इस सभी छोटे छोटे स्टेटमेंट पर कंप्लीटली है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। आइए हम दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं कि जब हम प्रेशर को हम खुद ही घटा दें, है ना। ये प्रेशर इंक्रीज किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय यस, हमारे द्वारा। हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन के फेवरेबल कंडीशन को समझने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो चलिए दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर को कम किया इस बार, तो क्या सिचुएशन बनेगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो अब बताने के लिए तो बेटा ये बात जो है 1 ही मिनट 2 मिनट में सब कुछ बता दिया जा सकता है, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा। फायदा आपका तब होगा जब आप इस प्रकार से चार्ट फॉर्म में, शार्ट नोट फॉर्म में नोट बनाएंगे। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर हम विचार करते हैं कि हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। तो ये वाला काम किसके द्वारा होता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, बाय अस। तो हम ये करके चेक करते हैं कि इस रिएक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल ट्वाइस NH3, ये सब गैसियस स्टेट में है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बच्चे जानते हैं इस बात को। तो अब अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम की क्या टेंडेंसी होगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी टू इंक्रीज द प्रेशर, है ना। तो हमने क्या किया, हमने किया इस रिएक्शन कंडीशन के प्रेशर को हमने घटाया। हमने क्या किया, इस रिएक्शन में प्रेशर को घटाया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी टू इंक्रीज प्रेशर। इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी टू इंक्रीज प्रेशर, ये प्रेशर को बढ़ाएगा। तो इसके लिए इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड शिफ्ट और दूसरा ऑप्शन है बैकवर्ड शिफ्ट। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी। फॉरवर्ड शिफ्ट हो, फॉरवर्ड शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है बैकवर्ड शिफ्ट। तो किसको फेवर करेगा, ये किसको फेवर करने से प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें ये पता है कि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़े, तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फेवर नहीं करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर देने से प्रेशर और डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम स्टेट अपोजिट में वर्क करेगा, जिससे उसके इंपैक्ट को खत्म कर सके। तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट को फेवर करेगा। और ऐसा होने से अगर बैकवर्ड रिएक्शन को
बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन विल फेवर, यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन विल फेवर, reactant formation takes place, reactants formation takes place, रिजल्ट क्या आएगा, जो इक्विलिब्रियम चाहता है, रिजल्ट क्या आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यही इक्विलिब्रियम चाहता है। तो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक फैक्टर की बात किया इस रिएक्शन पर। इसी प्रकार से हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बच्चों ये छोटे छोटे वर्ड जो लिखे जा रहे हैं ये सब आपके बहुत काम के हैं। इनकी फील तभी आती है जब आप इसको इसी प्रकार से बैठ करके लिखें और समझें। स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो जल्दी से 2x पर करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे फैक्टर पर विचार करेंगे। तो सेकंड फैक्टर पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। दूसरे फैक्टर पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब यहां समझने वाली बात ये होगी कि कंसंट्रेशन तो दोनों तरफ है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो अब एक मोटी बात है कि जहां जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका होगा तो सीधी सी बात है, अगर हम कम सेंटेंस में इसको समझना चाहें तो जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिक्स हो चुका होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा। तो चाहे हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दें या प्रोडक्ट का बढ़ा दें, जिधर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ने से वो एक फिक्स डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करेगा। जैसे अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। अब इसके क्वेश्चन इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो जिसमें ये सारी चीजें सेम टू सेम अप्लाई होगी, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो जैसे दूसरे फैक्टर की हम आइए चर्चा कर लेते हैं। तो वो दूसरा फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो हमारे पास रिएक्शन ये है, हमारे पास रिएक्शन ये है N2 प्लस 3H2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल ट्वाइस NH3, सब गैसियस स्टेट में है। अगर हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, हमने क्या किया, क्योंकि अब हम फिर वही बात बता रहे हैं कि इसके लिए फिक्स्ड कंडीशन पर के इक्विलिब्रियम फिक्स होगा। ये रिएक्शन जो हो रही है फिक्स्ड कंडीशन पर इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फिक्स्ड होगी। अब अगर हमने सबसे पहली बात नंबर वन अगर हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, है ना, हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को क्या किया, इंक्रीज किया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम स्टेट
इक्विलिब्रियम state has tendency to reduce concentration in this situation इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या टेंडेंसी होगी कि कंसंट्रेशन को वो कम करे। तो इसके लिए इसके पास क्या ऑप्शन होगा, इसके पास ऑप्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। इन दिस कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। इसके नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, इन दिस कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा इससे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स will decrease और यही इक्विलिब्रियम स्टेट चाहता भी है जिससे इसकी वैल्यू वापस से वही आ जाए। यही सेम सिचुएशन होगी जब हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। अब यहां दूसरी कंडीशन, यहां से हमारे पास ये दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन हम क्या करें, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें तो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, रिएक्टेंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना, रिएक्टेंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, है ना, बैकवर्ड साइड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू ओ। प्रोडक्ट का हमने बढ़ाया है तो राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट। तो ये सिंपल सी बात थी जिसे हम समझ गए। तो तीसरी जो कंडीशन है ना, समराइज कर दिया जाए जल्दी से। ये एक रिएक्शन है फिक्स कंडीशन में, इसका ये फिक्स होगा। हमने क्या किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, और जो ऑप्शन था उसके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। इक्विलिब्रियम स्टेट यही चाहता है। यहां पर सेकंड कंडीशन में हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट राइट टू लेफ्ट। टेम्परेचर को आइए हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से टेम्परेचर भी वर्क करेगा।
तीसरे फैक्टर को, तीन ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टेम्परेचर, हम सभी लोग जानते हैं क्या कि टेम्परेचर तो मेन फैक्टर है जो कि जिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमको ये जानना पड़ता है, ये जानना पहले आवश्यक होता है बच्चों कि रिएक्शन जो है कैसी है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो जैसे अब हम इसका एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास रिएक्शन N2 + 3H2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस NH3 प्लस एनर्जी। अब इसमें टेम्परेचर का इम्पैक्ट, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन है, हम चाहें तो टेम्परेचर बढ़ाएं और दूसरा ऑप्शन है हम चाहें तो टेम्परेचर घटाएं। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, है ना। अगर टेम्परेचर को अब लिखने के लिए तो जल्दी से लिख दिया जाए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, शिफ्ट का डायरेक्शन, शिफ्ट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट फॉर्मेशन को फेवर करेगा, दिस कंडीशन फेवर रिएक्टेंट फॉर्मेशन, दिस कंडीशन विल फेवर रिएक्टेंट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट फॉर्मेशन। और ऐसा होने से सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, है ना, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज, घटेगा। और यही इक्विलिब्रियम स्टेट क्या करता है, चाहता है। अगर हमने टेम्परेचर को घटा दिया तो रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या चाहेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना। ये प्रोसेस किसके द्वारा है, बाई अस, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, ये चीज हम करते हैं। तो इसी के अपोजिट में काउंटर एक्ट इक्विलिब्रियम करता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की टेंडेंसी क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हैज टेंडेंसी, इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि ये टेम्परेचर को बढ़ाए। और ऐसा करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है, ऐसा करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करे। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल फेवर, इन दिस सिचुएशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करने से जो रिजल्ट आएगा, तो इस रिजल्ट से सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम मीन्स रिएक्शन, सिस्टम मीन्स रिएक्शन, तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यही इक्विलिब्रियम चाहता भी है। तो बच्चों हमने एक एग्जांपल लेकर के, बच्चों हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर के इसके तीनों फैक्टर पर विचार किया, है ना। जैसे अगर हम कैटलिस्ट की बात कर दें, इसी में चलिए हम लोग कैटलिस्ट की बात कर देते हैं। तो कैटलिस्ट के विषय में आपको ये जानना चाहिए कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के मीन्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ जाएगा।
वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसको चाहे हम इसी 2 लाइन में लिख सकते हैं। तो चलिए इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट को हम लिख देते हैं, फिर इसका कंक्लूजन दे देते हैं हम लोग। फिर इसका हम कंक्लूजन दे देते हैं। कैटलिस्ट के विषय में सिर्फ 2 लाइन लिख दी जाएगी। कि कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने से इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ जाएगी। रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये एक फैक्टर है। कैटलिस्ट ये भी एक फैक्टर है। चलिए हम 4th नंबर पर इसको लिख देते हैं, कैटलिस्ट। in presence of positive catalyst, in presence of positive catalyst, reaction will achieve equilibrium state in presence of positive catalyst, reaction will achieve equilibrium state in short time, है ना। reaction will achieve equilibrium state in short time, कम समय में, थोड़े समय में। इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन विल अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट इन शॉर्ट टाइम, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट को वो जल्दी अचीव कर लेगा, फास्ट अचीव कर लेगा, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट को कम समय में, टाइम बहुत कम लगेगा, रिएक्शन फास्ट हो करके इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट को रिएक्शन फास्ट हो करके अचीव कर लेगा और कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर will favor the formation of ammonia। तो बच्चों, ऐसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए कंक्लूजन दे सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। तो ये बात किया हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की, है ना, और फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। तो आइए हम लोग जल्दी से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर हम और दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया
अब जल्दी जल्दी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास ट्वाइस या सो थ्री, इसका ये ब्रेक हो रहा है, ये पहला एग्जांपल मैंने लिया, ट्वाइस या सो थ्री, अब ये ब्रेक हो रहा है, तो ट्वाइस या सो टू प्लस O2 में। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, इस रिएक्शन में हम क्या करें, प्रेशर को अगर हम बढ़ाएं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। और अगर हम प्रेशर को घटाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर हम प्रेशर को घटाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करेगा, है ना। तो देखते ही हम लोग इस प्रकार की बातें बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम मान लीजिए ऐसा कुछ लेते हैं, H2 प्लस I2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस HI, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब अगर इसमें हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो ये इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करेगा, है ना, डज नॉट इन्फ्लुएंस इक्विलिब्रियम स्टेट, तो नो इफेक्ट, है ना, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर को हम घटाएं, प्रेशर को हम घटाएं भी तो भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर हम घटाएं भी तो भी इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर नो इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। अब हमारे सामने अगर कोई भी रिएक्शन लिखी जाती है तो हम इजीली उसको देख करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे हमारे पास अगर ये सिचुएशन बने ट्वाइस O3, है ना, ट्वाइस O3 3O2, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, मान लीजिए प्रेशर को बढ़ा दिया आपने, तो प्रेशर को बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करेगा, है ना, प्रेशर कम करेगा। इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है, प्रेशर को आपने घटा दिया, प्रेशर को आपने घटा दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम रिएक्शन को देखते ही उसके नंबर ऑफ मोल से ये चीजें इजीली समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रिया पर भी चर्चा करते हैं कि ये जो लॉ है ये फिजिकल इक्विलिब्रिया को कैसे एक्सप्लेन करता है, राइट। तो चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रिया की बात हुई, अब हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात करेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया में, फिजिकल इक्विलिब्रिया में सॉल्युबिलिटी है, वेपराइजेशन है, मेल्टिंग है, ये सब प्रोसेस फिजिकल इक्विलिब्रिया में है। तो आइए हम लोग इसमें एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रिया, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, इसी लॉ का ये एप्लीकेशन ही है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फिजिकल इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया।
तो इसमें सबसे नंबर 1 पर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी को समझते हैं हम। जैसे अगर हम के Cl को डिजॉल्व करते हैं तो पहली जो सिचुएशन है, के Cl को अगर हम डिजॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ के Cl नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ के Cl को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो के Cl जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो फिर ये के प्लस प्लस Cl माइनस, ये एक्वस, ये भी एक्वस, और प्लस यहाँ एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन की कंडीशन, ये रिएक्शन की कंडीशन हमको बताएगी कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, माइनस ई या माइनस हीट। यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस हीट। तो जब हम मीन्स ये कैसी रिएक्शन है? ये है हमारे पास एंडोथर्मिक, है ना। ये डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी के Cl की क्या होगी? बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ के Cl ये बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जैसे KOH। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं KOH। जैसे KOH को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो K एक्वस प्लस OH माइनस, है ना। तो ये यहां पर प्लस हीट, तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। तो अगर हम यहां पर टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएं। अब इसके अपोजिट भी ट्रू है। अगर हम टेम्परेचर को यहां घटाएं, है ना, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसके अपोजिट भी ट्रू है, ट्रू, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो इसके अपोजिट भी ट्रू है, अपोजिट कंडीशन में भी ट्रू है। अपोजिट कंडीशन में भी ये क्या है? ट्रू है। और अगर हम टेम्परेचर को यहां पर बढ़ा रहे हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ KOH, सॉल्युबिलिटी ऑफ KOH ये घटेगी, है ना, सॉल्युबिलिटी घटेगी। और इसके अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट वाला क्या कंडीशन है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें? घटाएं। टेम्परेचर को अगर हम घटाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ KOH ये बढ़ेगी, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ KOH बढ़ेगी। तो
इस प्रकार से फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने एक सिचुएशन देखा, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। दूसरी चीज बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड जो कंडीशन है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में हम सभी को पता है कि ये आइस जो है, आइस ये हीट को लेकर के किस में बदलेगी, पानी में बदलेगी, H2O। तो हम क्या देख रहे हैं कि, और एक कंडीशन ये भी है कि यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम फैक्टर का क्या है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, और यहां वॉल्यूम फैक्टर कम है, वॉल्यूम ये कम है। तो इसका मतलब कि इसमें अगर हम हीट को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा ये। और अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो इधर वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। प्रेशर को बढ़ाने पर भी फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करेगा। तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है। मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ आर फेवरेबल कंडीशन, both are favorable condition for melting of ice, both are favorable condition for melting of ice। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल को देखा, और अब इस पर करने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो मूल कंसेप्ट है वो बच्चों यही है ना। तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसे हम हर रिएक्शन के लिए उसकी फेवरेबल कंडीशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं इस ली चैटलियर प्रिंसिपल के द्वारा, है ना। तो जो मूल कॉन्सेप्ट था बच्चों वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, सभी प्रकार के इक्विलिब्रियम में ये लॉ अप्लीकेबल है, ये कंसेप्ट अप्लीकेबल है। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको समझ करके कोई स्टूडेंट अगर लिखता है एक एक पॉइंट, तो वो दूसरे आने वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, राइट।